Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen, and today we are going to study a very interesting topic of electromagnetic induction, that is self-induction. Let's watch. Dear students, self-induction is quite similar to the topic which you have studied earlier, that is mutual induction. जिस तरह से आपने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन भी उसी तरह का, उसी से रेलेवेंट एक टॉपिक है। बस उसमें फ़र्क ये है कि म्यूचुअल इंडक्शन में आपने 2 कॉइल्स देखे थे, एक प्राइमरी कॉइल होता था, एक सेकेंडरी कॉइल होता था, और चेंज इन करंट और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आप प्राइमरी कॉइल में कराते थे, और उसकी वजह से करंट और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में जाके इंड्यूस होती थी। सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा कि एक ही कॉइल है और इसी कॉइल में आपने चेंज इन करंट लेके आना है विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट की मदद से आप रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जब रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी तो आपको पता है उसकी वजह से करंट की वैल्यू भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जब चेंज इन करंट आएगा उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो इसी कॉइल में आएगा। एक ही कॉइल है आपके पास जिसके ऊपर आपने आयरन बार के ऊपर जो है वाइंडिंग्स की हुई है, उसी कॉइल के अंदर चेंज इन करंट आएगा और फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ और करंट जो है वो इन द सेम कॉइल अब इंड्यूस होंगी। ठीक है, और ये स्विच लगा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं, और ये साथ डबल बैटरी लगाई हुई है। करंट जो है वो फ्लो कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आप रियोस्टेट की मदद से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करा के जो चेंज इन करंट और चेंज इन करंट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आएंगे, उसकी वजह से जो ईएमएफ और करंट अब इसी कॉइल में अब इंड्यूस होगी। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन में ये जो अब एक कॉइल है जिसमें सेम कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रही है और उसी में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, इस सिंगल कॉइल को आप एक इंडक्टर भी कहते हैं। इंडक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है एसी सर्किट्स के अंदर। आपने ये इन इंडक्टर्स को उसी तरीके से स्टडी करते हैं जैसे आप रजिस्टर्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि रजिस्टर्स का काम भी होता है टू रिड्यूस द करंट। तो ये सेल्फ इंडक्टर भी जो यानी कि जो इंडक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन एसी सर्किट्स, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स जो हैं उनमें इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। इसको स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। The phenomenon in which a changing current in a coil induces an EMF in itself is called self-induction। वो तरीका, वो phenomenon, वो प्रोसेस जिसमें करंट को चेंज करने से कॉयल, एक ही कॉयल के अंदर उसी में EMF भी इंड्यूस हो जाती है, इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद अब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ये मैंने आपको लगा दिया यहाँ से लेके अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये जो ग्रीन पोर्शन में था ये 2 लाइंस, ये तो आपकी डेफिनेशन है, और अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ये वो तरीका है, वो पैटर्न है जिससे आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जब आपने इसको बोर्ड में या एग्जाम में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन के बाद अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, द चेंज ऑफ द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल बाय एनी मींस इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट। यानी किस फैराडे लॉ के मुताबिक जब भी आप चेंज इन फ्लक्स लेके आते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें यहाँ पे, किसी भी कॉइल के जरिए से, किसी भी तरीके से, आपने सारे वो तरीके पढ़े कि किन किन तरीकों से आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आ सकते हैं, तो वो उसी के अंदर, उसी एक ही कॉइल के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। और वो जो कॉयल होता है जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है, सिंगल कॉयल, उसको हम इंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में बेसिकली आपको एक सिंगल इंडक्टर मिल रहा है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया इन एसी सर्किट्स। इन ऑल द एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस सो फार, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स बाय द चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू अ कॉइल मे आल्सो बी ड्यू टू अ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। तो आपने ये सारे प्रोसेस अभी तक पढ़ लिए हैं कि किन किन तरीक़ों से आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आके किस तरह से आप ईएमएफ और करंट को इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी कॉइल के अंदर। ये सारे प्रोसेस आपने पढ़े हैं। कॉइल को मूव करा के, ये बार मैग्नेट को मूव कराते थे, वो सारे तरीके आपने देखे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम करंट को चेंज करा रहे हैं रियोस्टेट की हेल्प से। जब रियोस्टेट की हेल्प से आप करंट की वैल्यू को कम और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा, तो उस चेंज इन करंट की वजह से अब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसी की वजह से इसी कॉइल में ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस होंगे। अब ये उन्होंने साथ ही आगे इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आपको पता है एक्सप्लेनेशन विदाउट डायग्राम इनकम्प्लीट होती है। तो आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन पेपर्स, के डेफिनेशन होनी चाहिए और एक्सप्लेनेशन विदाउट डायग्राम कंप्लीट नहीं होती। तो कंसीडर द सर्किट शोन, कॉयल इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद अ बैटरी एंड अ रियोस्टेट। आपको नज़र आ रहा है कि कॉयल जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है एक बैटरी के साथ, स्विच भी लगा हुआ है, रियोस्टेट भी लगा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस टू द कॉयल ड्यू टू द करंट इन इट।
If the current is changed by varying the rheostat quickly, magnetic flux through the coil changes that causes an induced EMF in the coil. Such an EMF is called as self-induced EMF. आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आप कॉयल में रियोस्टेट की मदद से करंट को कम या ज़्यादा करके चेंज करा के, क्विकली चेंज करा के आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा सकते हैं और उसकी वजह से EMF जो है उस कॉयल में इंड्यूस्ड होगा। इस तरह की EMF को हम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। ये जो अब EMF इंड्यूस हो रही है इस इंडक्टर के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की आप डेफिनेशन यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह की EMF को हम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। ठीक है, अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। अब आ जाए डेरिवेशन। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हो गई, और अब आप इसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन क्या होता है कि किस तरह से आपने इसका कैसा फार्मूला डिराइव करना है। इफ़ द फ्लक्स थ्रू वन लूप ऑफ द कॉइल बी फाई, कल भी आपने देखा था। अगर अब हमारे पास कोई, कल तो हमने ये किया था ना कि एक सबस्क्रिप्ट में जो है वो एस या पी लगाया था, करंट के लिए पी लगा रहे थे, प्राइमरी करंट, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स थे और मैग्नेटिक फ्लक्स था, तो उनके सबस्क्रिप्ट में हम एस लगा रहे थे। यहाँ पे अब कोई एस और पी अब आपने नहीं लगाना क्योंकि एक ही कॉइल है आपके पास। ठीक है, तो इफ़ द फ्लक्स थ्रू द वन लूप ऑफ द कॉइल बी फाई, देन द टोटल फ्लक्स थ्रू द एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके पास, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं ना कि इस कॉइल के ऊपर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वाइंडिंग्स हैं, तो फिर जो टोटल फ्लक्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू एन फाई। एन फाई का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा टोटल फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स है फाई इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन टर्न प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी ये जो प्रोडक्ट है एन फाई का, यानी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और इधर से अगर आप इसको ओपन करें तो एन फाई शुड बी इक्वल टू एल आई। ये वही रिलेशन है, उसी तरह की रिलेशन है जो आपके लिए कल आपके पास आई थी जब आप म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े थे। और यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अब आप एल लगा रहे हैं, उस वक्त आप एम यूज़ कर रहे थे, वेयर वहाँ पर जो एम था वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो कर रहा था, और यहाँ पर जो अब आप एल एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा रहे हैं, इसको आप सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस था, ये अब क्या है? एल क्या शो कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। और यहाँ से आप सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल की रिलेशन निकाल सकते हैं कि एल शुड बी इक्वल टू एन फाई, और ये जो आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाए इक्वल की सेकंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप सेल्फ इंडक्टेंस को यहाँ से स्टडी कर सकते हैं कि एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब ये उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है जिन पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता था। अगर आपको याद हो कल कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता था, उसके एरिया पे डिपेंड करता था, और कोर मटेरियल पे। कोर मटेरियल किसको कहा था? मैंने आपको कहा था कि जो भी आप जिसके ऊपर वाइंडिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, वो आयरन बार है या जो भी आपने कॉइल नीचे लिया हुआ है, कॉपर का, आयरन का, वो आपका कोर मटेरियल होता है। तो आपका अब भी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है जो जिस तरह कल म्यूचुअल इंडक्टेंस करता था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और कोर मटेरियल पे। ठीक है, बाय वाइंडिंग द कॉइल अराउंड अ फेरोमैग्नेट आयरन कोर, यानी अगर आप इसमें आयरन कोर ले रहे हैं, फेरोमैग्नेट जो है आयरन को कहते हैं, अगर उसके कोर के ऊपर आप ये वाइंडिंग्स ले रहे हैं तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एंड हेंस द इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली रिलेटिव टू दैट ऑफ फॉर एन एयर कोर। एयर कोर का मतलब है कि आप अगर इसमें कुछ भी ना लें, कोई भी चीज़ ना रखें, एयर कोर हो आपके पास, तो उसके मुकाबले में अगर आप आयरन कोर के ऊपर ये वाइंडिंग्स करेंगे तो वो ज़्यादा जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और जो इंडक्टेंस होगी वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकती है विद द हेल्प ऑफ आयरन कोर एज कम्पेयर टू द एयर कोर। तो ये वो बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए जो डेरिवेशन में नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, फेराडे लॉ लेना है। फेराडे लॉ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपने पहले भी पढ़ा था, कल उसके लिए भी म्यूचुअल इंडक्शन को निकालने के लिए भी आज भी हम देख रहे हैं कि ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। मैंने आपको कहा था ये जो ई है इसको आप एप्सिलॉन भी कह सकते हैं और ये ई से भी आप शो कर सकते हैं। सो एप्सिलॉन, अब नीचे एल किसके लिए डाल रहे हैं, एल मीन्स सेल्फ इंडक्शन का अब आप प्रोसेस निकाल लें ना, तो आप सेल्फ इंडक्शन के लिए नीचे एल इसके शो कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट में। सो ई एल इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये फार्मूला होता था फॉर द विद द हेल्प ऑफ फेराडे लॉ जो आपने स्टडी किया था फेराडे लॉ में, जो आप इसी की हेल्प से आप सेल्फ इंडक्शन को भी इवेल्युएट कर सकते हैं जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्शन को किया था विद द हेल्प ऑफ फेराडे लॉ। अब ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई जो है हमने कहा अब ये एन नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये फाई के साथ आ जाएंगे। डेल्टा को आप बाहर निकालेंगे क्योंकि आप दोनों को चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को भी चेंज कर सकते हैं और उसकी मदद से मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है
है वो नंबर ऑफ टर्न से एसोसिएटेड है, क्योंकि आपने कहा कि जो अब आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ टर्न्स का और फ्लक्स फाई का। ठीक है, तो अब आप डेल्टा बाहर रख के तो एन फाई इस तरह प्रोडक्ट में अंदर कर लेंगे, और आपने अभी पढ़ा है कि एन फाई किसके बराबर है, एल आई के, तो आप एन फाई की बजाय यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, एल आई। अब एल आपने अभी देखा है कि ये तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ डेल्टा नहीं आ सकता, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो आप फिर क्या करेंगे, एल को बाहर निकाल लेंगे और डेल्टा को करंट के साथ कर देंगे। सो ई एल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये आपका फाइनल रिलेशन है फॉर द सेल्फ इंडक्शन जो आप डिराइव करना चाहते थे, कि ई जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेयर ई एल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सेल्फ इंडक्टर, यानी सेल्फ इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई एल दैट शुड बी इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। और माइनस साइन मैंने आपको कहा है कैलकुलेशन में इग्नोर कर देते हैं, माइनस साइन बस ये बता रहा है आपको कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में आप करंट को चेंज करेंगे उसी डायरेक्शन में आपको पता है ना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो ईएमएफ हमेशा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी विद इन द सेल्फ इंडक्टर। तो ई एल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ये वो रिक्वायर्ड रिलेशन थी जो आप डिराइव करना चाहते थे इन द टॉपिक ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर एल जो है वो एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। अब आप इसको डिफाइन करेंगे बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन की तरफ जाने से पहले आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे एंड देन यू विल राइट योर कंक्लूजन। अब आ जाएं ये कंक्लूजन, लेकिन कंक्लूजन मैंने जैसे कि आपको कहा कि आप बाद में लिखेंगे, तो पहले आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करें। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द कॉयल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉयल, द यूनिट ऑफ एल इज ऑल्सो हेनरी। यानी सेम वही डेफिनेशन है जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए पढ़ी थी, सेल्फ इंडक्टेंस भी उसी तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई थी, जो अगर आपको याद हो कल हमने वो जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि इस फार्मूला से जो भी आपने पीछे फार्मूला देखा है कि E इज़ इक्वल टू, अगर नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर दें, सो E इज़ इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ से आप L को भी उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना कि E शुड बी इक्वल टू, जो L शुड बी इक्वल टू E ओवर ये जो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है L के साथ, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, सो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये वही रिलेशन है जो कल आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए पढ़ी थी, और इसकी भी वही एसआई यूनिट होगी, यानी वोल्ट पर एम्पेयर इनटू सेकंड विच इज़ इक्वल टू द हेनरी। तो ये वही सारी यूनिट्स हैं जो आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए पढ़ी थी, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें थे, यहाँ आप सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन की बात करें। सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में जो कांस्टेंट आपको मिल रहा है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में जो आपको कांस्टेंट मिलता था वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता था। बाकी इनकी डेफिनेशन सेम है, अब आप उसी तरह से कह सकते हैं, लेकिन अब इधर प्राइमरी सेकेंडरी की कोई बात नहीं है ना। आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जो रेशियो है ऑफ द ईएमएफ टू द रेट ऑफ, यानी आपकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसकी रेशो, यानी रेशो कहते हैं डिवीजन को ना, किन दो चीज़ों की रेशो है, ईएमएफ इंड्यूस्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इन दोनों की रेशो के इक्वल है, और यहाँ से इसकी वही यूनिट बनती है वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट होती है ना वोल्ट, और ये पर एम्पेयर, ये ऊपर जाके पर एम्पेयर, ये जो टाइम है जो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। और आपने कल ये पढ़ा था कि ये जो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है ये बेसिकली हेनरी के इक्वल है। तो यहाँ से आप उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस को किया था। अब आ जाए अपने कंक्लूजन की तरफ। अब पहला पॉइंट जो कंक्लूजन का है, द इक्वेशन शोज दैट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। यानी आप ये जो पीछे आपने प्रीवियस इक्वेशन निकाली है वो ये बता रही है कि जो आपकी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है कॉइल में वो प्रोपोर्शनल है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। यानी जितना ज़्यादा आप टाइम के लिहाज से चेंज इन करंट लेकर आएंगे, वो चेंज इन करंट इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ में भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना तेज़ी से आप जितना टाइम के हिसाब से चेंज इन करंट लेके आएंगे, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करंट में लेकर आएंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, उतनी ही तेज़ी से आपको पता है उसमें जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसी तरह से आपकी उतनी ही तेज़ी से आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो वो लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी, वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी टू द चेंज इन करंट एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। तो ये पहला रिजल्ट का पॉइंट आ गया। उसके बाद आपके पास
सेकेंड पॉइंट कंक्लूजन का क्या है कि द नेगेटिव साइन पीछे जो आपने इक्वेशन में पढ़ा इंडिकेट्स दैट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मस्ट अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस्ड इट, यानी कौन सा चेंज जो उसे प्रोड्यूस कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन करंट एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा अपोज करेगी द चेंज, किस चेंज को, करंट के चेंज को और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को जो उसको प्रोड्यूस कर रही है। दैट इज वाई द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज समटाइम्स कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बैक ईएमएफ की, बहुत दफ़ा वो पूछते हैं व्हाट इज बैक ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही आप क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। क्यों कहते हैं बैक ईएमएफ? बिकॉज ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है टू द चेंज और अपोज करती है उस चेंज को दैट प्रोड्यूस इट। कौन सा चेंज? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड चेंज इन करंट। तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करती है द चेंज दैट प्रोड्यूस्ड इट, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। दिस इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ, और ये उसी तरह से जैसे लेंज लॉ ने आपको कहा था, आपने पढ़ा था सारा लेंज लॉ, क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को उधर होल्ड करना था। तो लेंज लॉ जो है उसके लिए डायरेक्शन अगर आप ऑपोजिट नहीं रखेंगे तो आपका पता था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जो है वो होल्ड नहीं करता था और लेंज लॉ भी होल्ड नहीं करता था। तो ये इन अकॉर्डेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी और लेंज लॉ के भी। इफ़ द करंट इज इंक्रीज्ड दैट द induced EMF will be opposite to that of the battery, and if the current is decreased the induced EMF will aid rather than opposing the battery। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंक्लूजन का। मैंने आपको अभी बताया कि चेंज इन करंट का मतलब है कि आप करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप करंट को इंक्रीज करके चेंज लेके आ रहे हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट होगी बैटरी की ईएमएफ के और उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देगी। अगर वो ऑपोजिट होगी बैटरी की ईएमएफ के तो उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देगी ना, ओवरऑल इफेक्ट को रिड्यूस कर देगी। और अगर करंट जो है वो डिक्रीज करके, यानी चेंज आप डिक्रीज में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चेंज इंक्रीज में भी हो सकता है डिक्रीज में भी हो सकता है, अगर तो इंक्रीज में चेंज लेके आ रहे हैं तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी वो ऑपोजिट होगी बैटरी की ईएमएफ के और उसको अपोज करेगी और उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देगी। लेकिन अगर आप डिक्रीज करंट करके चेंज लेके आ रहे हैं करंट में, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके, आप रियोस्टेट से अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा ना। तो जब करंट डिक्रीज होगी तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अब प्रोड्यूस होगी उसके अंदर जनरेट होगी उस इंडक्टर में, वो एड करेगी। एड का क्या मतलब है, हेल्प करेगी रेदर देन अपोजिंग द बैटरी। तो वो बैटरी की ईएमएफ को जब एड करेगी इसका मतलब है बैटरी की ईएमएफ के साथ एड अप हो जाएगी। तो बजाय उसकी इफेक्ट को, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने की बैटरी की ईएमएफ को, अब वो बैटरी की ईएमएफ को इन्हेंस करेगी, उसको एड करेगी, उसको हेल्प करेगी। तो इसका मतलब है हमें इंक्रीज़ की बजाय, यानी अगर करंट इंक्रीज़ करने की बजाय डिक्रीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है कि आप चेंज इन करंट कैसे लेकर आएँ। अगर आप डिक्रीज़ करेंगे चेंज इन करंट को तो डिक्रीज़ करने से ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो अब बैटरी की ईएमएफ को अपोज करने की बजाय उसकी हेल्प करेगी और उसके साथ एड अप हो जाएगी। तो ये ज़्यादा हमें फ़ायदा है डिक्रीज़ करने में करंट को, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने के बाद। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स उन्होंने आपको इंक्रीज़ वाला भी बता दिया और डिक्रीज़ वाला भी बता दिया। बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इंडक्शन कॉइल्स ऑफ द वायर आर नोन एज इंडक्टर्स। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, चूँकि ये सेल्फ इंडक्टेंस है तो वो जो कॉयल होती है वायर की उसको आप इंडक्टर भी कहते हैं। एंड आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में, डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्पेशली इन अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी सर्किट्स है मैंने आपको कहा था उनमें इंडक्टर्स उसी तरह से बिहेव करता है जैसे रजिस्टर्स बिहेव करते हैं, क्योंकि रजिस्टर का काम भी होता है टू डिक्रीज द करंट, और इंडक्टर्स जो हैं वो करंट को डिक्रीज तो नहीं करते लेकिन क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, यानी एक्सेस करंट को फ्लो करने से रोकते हैं। दैट्स वाई वो हम कहते हैं कि वो रजिस्टर के तौर पे बिहेव कर सकते हैं किसी भी एसी सर्किट के अंदर। ठीक है जी, अब ये एग्जांपल है इससे रिलेटेड, ये देख लें। द करंट इन द कॉइल 1000 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको 1000 दिए हुए, और चेंज इन करंट आ रहा है 5 to 0, यानी 5 - 0 डेल्टा आई जो है वो चेंज इन करंट 5 एम्पेयर ही रहेगा। टाइम कितना दिया है, डेल्टा टी स्मॉल टाइम 0.2 सेकेंड। इफ़ एन एवरेज ईएमएफ ई कितनी दी हुई है 50 वोल्ट इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंटरवल, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एल निकालनी है, एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न आपने निकालना है। जब करंट, स्टेडी करंट, टोटल करंट आई जो है वो 6 एम्पेयर की हो, उस वक्त आपने उसकी फ्लक्स निकालनी है कि वो ईच टर्न से कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही फार्मूला जो आपने सेल्फ इंडक्शन के ऊपर देखा है कि E = L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी, नेगेटिव साइन को आपको मैंने कहा कि कैलकुलेशन में इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ से L = E ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा टी, इस तरह ये फॉर्म बन जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो हमने यहाँ पे भी ड्राइव की है। और यहाँ पे अब आप वैल्यूज़ पुट करें जस्ट, और आप L की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, या फिर आप इसको हेनरी, एच किसको शो करा, कैपिटल एच, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हेनरी, तो आप वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर की बजाय इसको इस तरह से हेनरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब आपने दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, फ्लक्स। फ्लक्स कब निकालनी थी, जब आपकी करंट 6 एम्पेयर होगी, उस वक्त आपने फ्लक्स थ्रू ईच टर्न निकालना था। तो उसके लिए आपने वो जो बिल्कुल शुरू में आपने प्रोडक्ट लिया था N phi
दैट शुड बी इक्वल टू एल आई, जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी ओपन की थी। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू एल आई ओवर एन, एल भी है, करंट आपको स्टडी करंट कितनी दी है 6 एम्पेयर वो भी है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी 1000 है। तो आप ये सारी वैल्यूज इधर पुट करेंगे और फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, क्योंकि ये जो आपका एन फाई था दिस इज टोटल फ्लक्स फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स ना, क्योंकि मैंने कहा था ये जो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना एन और फाई का, ये आपको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स देता है थ्रू एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप ईच टर्न से फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे कि एन फाई शुड बी इक्वल टू एल आई, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड होंगे तो आपको फिर फ्लक्स थ्रू ईच टर्न मिलेगा विच इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁻² वेबर। करंट की वैल्यू अब आपने कौन सी लगाई है, ये 6 एम्पेयर ये वाली, ठीक है, और ये 1.2 इंटू 10⁻⁻² वेबर। W कैपिटल है, B स्मॉल है। ये इस तरीका होता है वेबर यूनिट का सिंबलाइज करने के लिए, इसको सिंबॉलिकली लिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप वेबर यूनिट जो है वो इधर लिखेंगे। तो ये अब आपने दोनों चीज़ें निकाल ली, आपने सेल्फ इंडक्टेंस को इन हेनरी और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इन वेबर वो भी कैलकुलेट कर लिया है इस टॉपिक में। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये सारे पॉइंट्स जो आज हमने पढ़े हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी हो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.